अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके कमा सकते हैं अच्छी आय। आम के बाग में बौर की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्याज की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग व कीटों का नियंत्रण। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके प्रदेश के कुछ किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इस खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर वाईएस परमार, वीवी नौड़ी सोलन के पुष्प वैज्ञानिक डॉक्टर सीताराम धीमान से। कार्नेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्पीय फसल है। इसकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, की जाती है। जो भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु के कुछ हिली एरियाज, देन फिर बेंगलोर में और पूना में, ये क्षेत्र हैं जहां इसकी खेती बड़ी आसानी से की जा रही है। और पॉली हाउस में खेती करने के लिए भी हमें बेड प्रेपरेशन से लेके बेड्स में किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इसके बारे में यदि बात करें तो सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। तो लगभग किसानों को 10 रुपए 12 रुपए का एक पौधा जो है वो पड़ता है और 1 स्क्वायर मीटर में इसके लगभग 25 पौधे
15-15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे या 20-20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 25 से 35 पौधे के बीच में हम एडजस्ट करते हैं। इसके पौधे जो हैं या तो हम बाहर से नर्सरी से जो कमर्शियल सप्लायर्स हैं, कंपनीज हैं, उनसे मंगवाने पड़ते हैं या फिर किसान अपने आप भी इसको तैयार कर लेते हैं। लगाने के इमीडिएटली बाद जैसे हमने पौधा लगाया, स्टेकिंग का कार्यक्रम भी चालू हो जाता है। 4 इसमें स्टेकिंग नेट 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको लगाते हैं। जो आप देख रहे हैं पॉली हाउस में 2 जो है वो लोहे के पोल या लकड़ी के पोल और तार से GI वायर से बंधे हुए, ताकि उसमें जो है वो ढीला नेट बिल्कुल ना रहे, खिंचाव रहे। यदि इसकी फर्टिगेशन की हम बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि 40 से 45 दिन के बाद हम इसकी फर्टिगेशन शुरू कर देते हैं। हफ्ते में 2 बार फर्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का ये फ्लोरिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उसका हाईटेक एरिया में पॉली हाउस में हम खड़े हैं। इसमें हम फर्टिगेशन 5 बार जो है वो दिन में लेवल को डिवाइड करके 5 बार हमने डिवाइड किया हुआ है साइकिल इसका। बीच में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जैसे पौधा हमने लगाया, लगाने के लगभग 15 या 20 दिन के बाद इसमें जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है, वनस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ। फिर हम उसको पिंचिंग करने पड़ती है पौधे की। जब हम पिंचिंग करेंगे तो उसके बाद जो है साइड शूट्स निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी। तो एक पौधे पे हम जो है वो 4 से 6 शाखाएं रखते हैं और 4 से 6 शाखाएं रखने का मतलब है कि एक पौधे से हमें 4 या 6 फूल वाली डंडियां मिलेंगी, कट फ्लावर्स मिलेंगे। और उसमें जो 4 या 6 हमने एक पौधे पे शूट्स मेंटेन की हैं, उसकी फिर डिश शूटिंग, हर एक शूट के को जो है वो डिश शूट करना पड़ता है, जो लीफ के एक्सिल से निकलती है, जो अनवांटेड शूट्स होती हैं, ताकि हमें 4 या 6 जितने भी शूट्स हमने रखे हैं उसमें बढ़िया किस्म के मजबूत डंडी, सुडौल डंडी जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से लगभग एक पौधे से हमें उसके लाइफ साइकिल में 15 से 20 फूल जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसका रेट मार्केट में मैं आपको बताऊं ये भी वेरी करता रहता है। साल में सर्दियों के मौसम में इसकी अत्यधिक डिमांड होती है, जब इसका जो पर बंच रेट जो है 250, 280, 290 इतने रुपए तक भी चला जाता है। वहीं गर्मियों में यदि हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में इसके रेट जो है वो कम हो जाते हैं। तो कई बार किसान भाइयों को इसके फूल जो 50 रुपए, 60 रुपए का बंच, जो 20 फूलों का एक बंच बनता है, वो भी बेचना पड़ता है। ऑन एन एवरेज जो है वो 100 रुपए का इसका बंच जो है वो मार्केट में चला जाता है। यदि किसान इसकी खेती से जुड़े तो मैं उनको बताना चाहूंगा। और इसकी हार्वेस्टिंग की जो अवस्था है, अब मान लीजिए आपने फूल पौधा लगा दिया, उसकी पिंचिंग कर दी, डिश शूटिंग करते गए, कली निकल आएगी और कली जो है वो खिलने लगेगी। पूरा खिला हुआ फूल इसका मार्केट में हम नहीं ले जाते हैं। जो इसका आधा खिला हुआ फूल, उसको हम स्टेज को डिफाइन करते हैं पेंट ब्रश स्टेज। तो पेंट ब्रश स्टेज में हम इसको काटते हैं और काटने के बाद इमीडिएटली इसको हम जो है वो पानी की बकेट हमारे साथ रहती है, उसमें हम डालते जाते हैं। फिर इसको ग्रेडिंग पैकिंग हॉल में ले जाते हैं, वहाँ इसके बंचिंग की जाती है वैरायटी वाइज, कलर वाइज। और उस बंच को फिर हम जो है वो क्लोरीनेटेड वाटर में कुछ 6-8 घंटे के लिए रखते हैं, ताकि उसमें जो है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो बैक्टीरिया, फंगस इस तरह की ग्रोथ ना आए। फिर उन बंचीज को हम जो है वो कूल चैम्बर में स्टोर कर देते हैं लगभग 8-10 घंटा के लिए, फील्ड हीट रिमूव करने के लिए, जिसको हम प्री कूलिंग टेक्निकली बोलते हैं। फिर ये जो बंच हैं, ये एक इसकी गत्ते की पेटी रहती है कार्नेशन के लिए, पैकिंग के लिए। उसमें एक पेटी में लगभग 40 से 50 बंच जो हैं वो उस पेटी में आ जाते हैं। उस पेटी को टाइटली सील किया जाता है और मार्केट में हम इसको भेज सकते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई आम के बाग लगाए हुए हैं, उनके वृक्षों पर इस समय बोर आने लगा है। अतः इन फल वृक्षों से अधिक फल प्राप्त करने हेतु कौन कौन से जरूरी कार्य आप करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक फल बागवानी विशेषज्ञ सत्येंद्र सिंह से। जो भी किसान भाई आम का बाग लगा रखे हैं, जिनका बाग 4 से 5 साल पुराना हो गया या इससे ऊपर का है, तो इस फरवरी माह में 2 चीजें होती हैं। पहले तो एक गहरी जुताई अपने बाग का जरूर कर लें, अक्टूबर नवंबर में भी कर लेते हैं। अगर बाग की जुताई लगभग 3 से 4 बार किए हों तो जो कीड़े पनपने वाले होते हैं मिट्टी में, वो तो नहीं पनपते।
आम के बागों में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आता है। अतः इन कीटों का समय पर नियंत्रण न करने पर आगे चलकर इन फल वृक्षों से अच्छी फलत की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कौन कौन से कीट इस समय आम के वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं तथा इन कीटों से कैसे नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। सूट गॉल और बेबर्स दो तरह के कीड़े लगते हैं। सूट गॉल के लिए एक चीज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो है मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास 2.5 ml माने 2.5 ml दवा किसी भी फंगिसाइड के साथ, फंगिसाइड रहेगा 1.5 ग्राम के करीब, वो आप एक बार छिड़काव कर दें। फिर जो है लीफ बेवर का कीट तो पलता है मिट्टी में, तो एक गहरी जुताई कर लें और एक छिड़काव के बाद 15वें दिन बाद यदि आपका मोजर पूर्ण रूप से बाहर आ गया है, यदि नहीं आया है तो क्लोरोपाइरिफास 2.5 ml और 2.5 ग्राम सल्फर दोनों मिक्स करके और अपने आम के बाग की खूब अच्छी तरह से धुलाई कर लें। तो 2.5 ml 1 लीटर के लिए, अगर पेड़ बड़ा है तो हो सकता है कि 25 लीटर 50 लीटर हो, उस हिसाब से उस रेशियो से आप अपने दवा को बढ़ा लेंगे और उस दवा को प्रयोग करके अपनी पूरी बाग की धुलाई करेंगे। आम के वृक्षों पर दाना बनने की अवस्था पर बाग में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, आइए जानते हैं। अब जब आपका बौर आ गया तो आप देखें कि दाने की सेटिंग, दाना निकलना, दाना बनना चालू होगा। और जब दाना बनना चालू हो तो एक दवा आती है प्लेनोफिक्स। किसान आता है, कहता है कि साहब हमारा जो है वो गिरने लगा। आप ध्यान रखें कि जब दाना बनेगा, दाने की सेटिंग जब शुरू होगी, तब फिर हम बाग में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर जो किसान बाग में पानी लगाता हो वो अपना निश्चित रूप से पानी बंद कर दे इसी समय से। अभी बाग में किसी तरह का पानी नहीं लगाएंगे। दाने जब बनने लगे और मटर के दाने के बराबर दाने तैयार हो जाएं, तो वो प्लेनोफिक्स एक दवा आती है, वो 1 ग्राम दवा 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होता है। उसको घोल करके और उस दवा का छिड़काव करेंगे और दाना जब मटर के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो बाग की एक सिंचाई और ठीक लगभग 20 से 25 दिन बाद एक दूसरी सिंचाई करेंगे तो आपके बाग में अच्छा फलत आपको प्राप्त होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई रबी प्याज की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से फसल पर रोग व कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल कमजोर हो जाएगी और ऐसी फसल से आगे चलकर बहुत कम उपज मिलेगी। तो आप प्याज की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन रोग व कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. यादव। किसान भाइयों, प्याज की खेती हम लगाते हैं, करते हैं, उसके लिए हमें जो भी हमारी इस फसल में बीमारियां आती हैं, कीट आते हैं, उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। अगर हमें समय पर इनकी जानकारी नहीं है या पर हम लोग समय पर इन कीट बीमारियों का उपचार नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे उत्पादन पे और हमारे मुनाफे पे इसका असर पड़ता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि प्याज में जो मुख्य बीमारियाँ आती हैं उसमें एक आती है बैंगनी धब्बा, जो कि लगाने के बाद से शुरू होता है। इसके अलावा इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू आता है वो भी एक मुख्य बीमारी है। साथ ही जो हमारे कंद हैं, कंद शुरुआती समय में या फसल बोने कुछ समय बाद सड़ते हैं, वो भी एक समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। एक आती है जो फफूंद जनक ब्लाइट आती है, जिसके कारण पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। ये भी इसमें मुख्य बीमारियां हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो प्याज की फसल लगा रखी है वह इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी।
और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप हो रहा होगा, जिसके कारण फसल की वृद्धि और विकास रुक जाते हैं और प्याज के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण जरूरी है। हम एक एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जो बैंगनी धब्बा बीमारी है, इस बीमारी में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और जब आकार बढ़ता है तो पत्तियां भूरी से पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो इस बीमारी के उपचार के लिए जो ही इस तरह धब्बे बने, किसान भाई ध्यान रखें, 2-3 फफूंदनाशक बाजार में आते हैं या आपके जो कृषि विभाग के जो मैदानी अमला है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मैंकोजेब जो फफूंदनाशक है उसकी हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर दवाई पानी में मिलाकर छिड़काव करें और ऐसा नहीं है कि हम एक बार छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद बंद कर दें। इस छिड़काव को आप लगातार 2-3 बार करेंगे 15-20 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में इस बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। आपकी फसल इस बीमारी के बच जाएगी। इसके साथ में ही जैसे प्रोपिकोनाजोल एक और फफूंदजनक आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव करें और निश्चित रूप से ये करने से आपकी फसल में आपको फायदा मिलेगा। प्याज की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और यह कीट प्याज की पत्तियों से लगातार रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ भूमि जनित कीट भी प्याज की फसल को हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। में बड़ी मेहनत से हम लोग कंद लगाते हैं, खेत में बीज लगाते हैं, रोपा लगाते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है और अचानक कंद सड़ते हैं तो उससे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, इस बीमारी से बचने के लिए आप जब फसल बोते हैं उसी समय उपचार करना चाहिए, क्योंकि अब समय निकल गया उस चीज़ का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्याज लगाते हैं उस खेत में जो भी हमारे देसी खाद है, जैसे हम गोबरी खाद बात करें या केंचुई खाद की बात करें, अगर इनकी हम मात्रा खेत में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे खेत में उस पौधे में एक लड़ने की ताकत रहेगी, हमारे खेत में बीमारियां कम आएंगी और फसल बची रहेगी। इसके लिए आप कम से कम 25 टन गोबरी खाद डालें। ये डालने के बाद में एक तो आपकी फसल में बीमारियों के प्रति लड़ने की ताकत बनेगी और एक खाद पर्याप्त खेत में होने से आपकी फसल में उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और अगर खेत में आपके कंद सड़ने की बीमारी आ गई है, उसमें आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशक आता है, वो आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और जो पौधे का तना है, क्या तना है, उसमें आपको सोइल ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको भूमि उपचार, मिट्टी में आपको उसका घोल डालना पड़ेगा और ऐसा करने से आपकी फसल उससे बची रहेगी। इसके अलावा एक बीमारी और आती है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू वैसे इतना नुकसान हमारी प्याज में नहीं करती, लेकिन कई बार देखा गया कि मौसम जो परिवर्तन होता है तो इसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए भी जो मैंकोजेब फफूंदनाशक आता है वो 2.5 ग्राम दवाई आप प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इस बीमारी से आपकी फसल बच जाएगी। किसान भाइयों, इन बीमारियों के अलावा हमारी फसल में अभी के समय में कुछ कीट मुख्य रूप से नुकसान करते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, आपका एफिड जिसको माहू बोलते हैं, वो मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ निमेटोड सूत्रकृमि भी हमारे फसल में आते हैं और एक जो कीड़ा है ज़मीन के अंदर हमारे जो कंद को नुकसान करता है उसको हम बोलते हैं ईयरविग। वो कंद में घुसकर अंदर खाता रहता है और हमारे प्याज की क्वालिटी को वो ख़राब करता है। तो इन कीटों के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। जहाँ तक थ्रिप्स और हम माहू की बात करें, उनके लिए किसान भाई जो आसपास के जहाँ पे भी बाज़ार है वहाँ से 2-3 कीटनाशक आते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से थायोमेथोक्सोम आता है, वो ले लें, या फिर एसिटामिप्रिड पाउडर के रूप में आता है, वो ले लें, या फिर इमिडाक्लोपिड। इनका कोई सी भी एक दवाई आप एक बार में लेकर उसकी जो मात्रा है 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में, यानी कि जैसे हमारी एक टंकी 15 लीटर की होती है उसमें 7.5 मिलीलीटर दवाई हम घोलकर छिड़काव करें तो इन कीटों से हमारी फसल बची रहेगी। मैं ईयरविग की बात कर रहा था। ईयरविग जो हमारा कंद बनता है उस कंद में घुसकर अंदर खाता है और हमारा प्याज की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करता है। उसके लिए फसल बोने से पहले ही अगर हमारी फसल में खेत में फोरेट या कार्बोफ्यूरान जो आते हैं उनका हम प्रयोग करें तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। और जहाँ तक निमेटोड की बात है, निमेटोड
इसमें आता है वो हमारे जो तना और जो जहाँ से कंद मिलता है वहाँ पे देखने में आता है कि वहाँ से उस हमारा वो जो बल्ब है उसमें सड़न आती है और नुकसान करता है। तो निमेटोड के लिए हम लोग कोई भी निमेटिसाइड जिसमें फोरेट भी आता है, कार्बोफ्यूरान भी है, इनका अगर हम हमारे कंद जो हमारी रोपा है खेत में लगाते हैं उससे पहले हम प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में ये बीमारियां नहीं आएंगी, ये कीट नहीं आएंगे और हमारी फसल बची रहेगी, उससे हमको फसल को नुकसान नहीं होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालौदी, जिला फरीदाबाद के कृषक प्रवीण कुमार ने। इनकी गेहूं की फसल में सूत्रकृमि कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रवीण कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेहूं में जो मोलिया बीमारी है ये एक सूत्रकृमि के द्वारा होती है। सूत्रकृमि छोटे छोटे जीव होते हैं जो फसल की जड़ों को नुकसान करते हैं। यह सूत्रकृमि गेहूं व जौ की फसलों को ही नुकसान करता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये डोरमेंट अर्थात सुप्त अवस्था में रहता है, और जब गेहूं की फसल की बिजाई का समय आता है अर्थात अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय ये जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान करना शुरू कर देता है। जैसे ही बिजाई का समय आता है, शिष्ट सूत्रकृमि की मादा के अंदर जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, जो जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जड़ों के अंदर ही खाते हैं। इनकी वजह से जड़ों के अंदर जो पानी और तत्व पौधे को लेने होते हैं वो सही प्रकार से नहीं ले सकता, और इस प्रकार से पौधा कमजोर रह जाता है। आमतौर पे किसान को इस बीमारी का पता तब चलता है जब उसकी फसल तकरीबन 1 महीने की हो चुकी होती है। पहला पानी लगने के बाद जब किसान खाद डाल चुका होता है तो वहाँ पे जहाँ सूत्रकृमि की समस्या है, फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती और पौधे पीले से रह जाते हैं। ऐसी सूत्रकृमि ग्रस्त फसल दूर से ही किसान को नजर आ जाती है। सबसे पहले किसान को ये जान लेना चाहिए कि उसमें सूत्रकृमि की वजह से ये लक्षण आए हैं या किसी और वजह से। खेत में पहला पानी लगाने के बाद जब खाद डालने के लिए खेत में जाते हैं तब इस रोग का पता चलता है। इस रोग के बचाव के लिए अगेती फसल लेनी चाहिए। सबसे पहले फसल में पीलापन आता है और ग्रसित पौधे को उखाड़ने के बाद उसकी जड़ें झाड़ीनुमा दिखाई देती हैं तथा पौधा बौना दिखाई देता है। लेकिन जड़ों को हम निकाल कर ही देखें तभी पता चलता है। फुटाव फसल में कम हो जाता है सूत्रकृमि के प्रकोप के कारण। और ऐसी फसल जब बीमारी का शुरुआत होता है खेत में, तो कहीं कहीं पर ऐसे पैचेज जिसको बोलते हैं कहीं कहीं पे नजर आते हैं, अर्थात कुछ स्थानों पे बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, पूरे खेत में नहीं होती। इस रोग से बचाव के लिए खेत में फसल चक्र अपनाना चाहिए। किसान भाई ऐसा ना समझें कि एक बार अगर हमने फसल चक्कर या फसल का हेर फेर कर लिया तो हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। 2-3 साल तक फसल ठीक हो जाएगी आपकी, लेकिन बाद में फिर से समस्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो हर 2-3 साल के अंतराल के बाद आप गेहूं उगा सकते हैं बिना किसी दवाई वगैरह के डाले। दूसरा है कि जब अप्रैल में फसल कटने के बाद, गेहूं की फसल कटने के बाद सूखे में खेत की जुताई, गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे सूत्रकृमि मर जाते हैं। HT54 नामक टीका एक इसके लिए यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है। उससे बीज उपचार करके किसान भाई अगर बोएं तो इसमें इसकी मात्रा 50 मिलीलीटर टीके की पैकिंग 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। इसका उपचार ऐसे ही करना है जैसी दूसरी फसलों में टीके का उपचार करते हैं। बिजाई के समय फ्यूराडान दवाई, ये दानेदार दवाई है, बिजाई के समय पर 13 किलोग्राम प्रति एकड़ खाद में मिला के डाल सकते हैं।
जौ और गेहूं में कुछ अवरोधी किस्में भी हैं जिनको उगाकर इस सूत्रकृमि से बचा जा सकता है। गेहूं की किस्म राज MR1, राज मूल्यारोधक 1 के नाम से मिलती है। इन किस्मों को उगाने से फसल अच्छी हो जाती है तथा सूत्रकृमि की संख्या भी खेत में काफी मात्रा तक घट जाती है। इन किस्मों को उगाने के बाद हम गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फूलों के लिए पॉली हाउस में झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बछड़े बछड़ियों को अंता और वाहे परिजीवियों से बचाने के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।